क्या होगा अगर आपको एक ऐसा नक्शा मिल जाए जो आपको एक ऐसी जगह ले जाए जिसका वजूद दुनिया के किसी मैप पर है ही नहीं। एक ऐसी जन्नत जहां कोई नियम नहीं, कोई शोर नहीं, बस कुदरत का जादू है। लेकिन जब वहां पहुंचने की चाहत दीवानगी बन जाती है तो वही जन्नत एक खौफनाक जाल में बदलने लगती है। क्या एक इंसान अपनी लालच की कीमत अपनी जान देकर चुकाएगा? चलिए आज इस एडवेंचर के गहरे राज को डीकोड करते हैं। कहानी की सटीक शुरुआत होती है एक यंग अमेरिकन लड़के रिचर्ड लियोनार्डो डिकैप्रियो से। रिचर्ड दुनिया में कुछ अलग, कुछ एडवेंचरस ढूंढने के लिए थाईलैंड के सबसे भीड़ भाड़ और सस्ते इलाके बैंकॉक के खाओ सान रोड पर आता है। वो एक एकदम सस्ते और टूटे फूटे होटल में एक छोटा सा कमरा रेंट पर लेता है। बाहर का माहौल एकदम अजीब है, हर तरफ नशा, शोर और अजीब लोग हैं। रिचर्ड अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जो इस मॉडर्न दुनिया की बुराइयों से दूर हो। तब भी रात के वक्त रिचर्ड को अपने बगल वाले कमरे से अजीब सी आवाजें आती हैं। कोई जोर जोर से दीवार पर हाथ मार रहा होता है और पागलों की तरह बड़बड़ा रहा होता है। रिचर्ड बाहर निकलता है तो उसे एक एकदम अजीब नशा किए हुए और बिखरे बालों वाला आदमी मिलता है जिसका नाम है डेफी कार्लाइल। डेफी के हाथ में एक शराब की बोतल होती है और वो एकदम साइको लग रहा होता है। डेफी रिचर्ड को देखकर कहता है, तुम भी यहाँ कुछ ढूंढने आए हो ना? सब कहते हैं मैं पागल हूँ, पर मैंने ढूंढ लिया है इस दुनिया की सबसे सटीक जन्नत। एक ऐसा खुफिया आइलैंड जहाँ सरकारी कानून नहीं चलता, जहाँ नीली झील है और कोई आम इंसान वहाँ कदम नहीं रख सकता। रिचर्ड उसकी बातों को नशे का पागलपन समझकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। अगली सुबह जब रिचर्ड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे के नीचे किसी ने एक पेपर सरका दिया है। रिचर्ड जब उस पेपर को उठाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो हाथ से बनाया हुआ एक बहुत ही सटीक मैप था जिसमें थाईलैंड के मरीन पार्क के पास एक खुफिया आइलैंड का रास्ता दिखाया गया था और ऊपर लिखा था द बीच। रिचर्ड तुरंत डेफी के कमरे की तरफ भागता है उससे पूछने के लिए। वो डेफी का दरवाजा खटखटाता है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जैसे ही रिचर्ड दरवाजा धकेलता है, सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। डेफी जमीन पर लेटा हुआ था। उसने अपनी नस काट ली थी और पूरे कमरे के फर्श पर खून फैला हुआ है। डेफी मर चुका था। पुलिस वहां आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। रिचर्ड बहुत डर जाता है पर वो उस मैप के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताता। उसके दिमाग में अब उस खुफिया आइलैंड पर जाने का भूत सवार हो जाता है। होटल के उसी कॉरिडोर में रिचर्ड की मुलाकात एक फ्रेंच कपल से होती है। उन दोनों के पास जाता है और उन्हें उस खुफिया मैप के बारे में बताता है। वो दोनों पहले तो यकीन नहीं करते, पर जब रिचर्ड उन्हें पूरी बात बताता है तो वो दोनों भी इस एडवेंचर के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, निकलने से ठीक एक रात पहले रिचर्ड होटल में मिले दो और अमेरिकन लड़कों से मिलता है जो बहुत बड़े नशेड़ी होते हैं। रिचर्ड एक्साइटमेंट में आकर उन दोनों अमेरिकन लड़कों को भी उस मैप की एक कॉपी दे देता है। दोस्तों, ये सीन दिमाग में फिट कर लो क्योंकि रिचर्ड की यही एक छोटी सी गलती आगे चलकर पूरे आइलैंड पर खून की नदियां बहा देगी। अगले दिन तीनों एक बस पकड़ते हैं और बैंकॉक से दूर थाईलैंड के समुद्री इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें समुद्र के उस पार उस आइलैंड पर पहुंचना था। तीनों जब बॉर्डर के मरीन पार्क के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आइलैंड सरकारी तौर पर पूरी तरह से बैन है। वहां कोई भी बोट वाला जाने को तैयार नहीं होता क्योंकि वहां जाना कानूनी जुर्म था। अब रिचर्ड एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो देखता है कि उनके पास वाले आइलैंड से वो खुफिया आइलैंड लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है। रिचर्ड कहता है, हम तैर कर वहां जाएंगे। रात का अंधेरा होता है, समुंदर की लहरें बहुत तेज होती हैं। तीनों अपना सामान वाटरप्रूफ बैग्स में भरते हैं और समुंदर के काले पानी में कूद जाते हैं। कई घंटों की मुश्किल स्विमिंग के बाद जब उनकी सांस फूलने लगती है और ऐसा लगता है कि वो समुंदर में डूब जाएंगे, तभी उनके पैर मिट्टी को छूते हैं। वो लोग उस खुफिया आइलैंड पर पहुंच चुके थे। आइलैंड पर कदम रखते ही उन्हें लगता है कि उन्होंने सच में जन्नत पा ली है। चारों तरफ सफेद मिट्टी, बड़े पहाड़ और सटीक जंगल था। पर जैसे ही वो जंगल के अंदर रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक ऐसी चीज दिखती है जिसे देखकर उनके रास्ते के होश उड़ जाते हैं।
सामने लगभग कई एकड़ में फैले हुए गांजे के खेत थे। और सबसे डरावनी बात यह थी दोस्तों कि उन खेतों के बीच में थाईलैंड के खूंखार गुंडे हाथों में ऑटोमेटिक AK-47 राइफल्स लिए घूम रहे थे। वो लोग वहां इल्लीगल ड्रग फार्मिंग कर रहे थे। रिचर्ड, 18 और फ्रांसवा तुरंत मिट्टी में लेट जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर उन गुंडों ने 1 मिनट के लिए भी उन्हें देख लिया तो उनकी लाश भी दुनिया को नहीं मिलती। वो लोग 1-1 इंच खिसकते हुए चुपचाप उन खेतों के पीछे से निकलते हैं। उन्हों से बचकर जब वो जंगल के और अंदर जाते हैं तो उनका रास्ता एक बहुत बड़े झरने पर आकर रुक जाता है। नीचे गहरी और नीली झील थी और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। रिचर्ड बिना सोचे समझे उस ऊंचे झरने से नीचे पानी में कूद जाता है। उसके पीछे पीछे 18 और फ्रांसवा भी कूदते हैं। जैसे ही वो पानी से बाहर निकलते हैं उन्हें समुंदर का वो असली खुफिया बीच दिखता है और वहां उन्हें दुनिया भर के 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप मिलता है। ये लोग आम दुनिया की भीड़ भाड़, इंटरनेट और नौकरी को छोड़कर यहाँ एक गुप्त समाज बनाकर रह रहे थे। इनकी लीडर एक सख्त और शातिर महिला थी जिसका नाम था साल। साल रिचर्ड के पास आती है और एकदम सटीक आवाज में कहती है, तुम यहाँ रह सकते हो, पर याद रखना बाहर की दुनिया में हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो ये जन्नत खत्म हो जाएगी। रिचर्ड डर के मारे साल से झूठ बोल देता है कि उसने बाहर किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। रिचर्ड, 18 और फ्रांसवा इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। कोई मछली पकड़ता है, कोई घर बनाता है तो कोई खाना पकाता है। रिचर्ड को लगता है कि दुनिया में इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब इस जन्नत पर मौत का ग्रहण लगने वाला था। एक दिन कम्युनिटी के 3 स्वीडिश लड़के समुंदर में मछली का शिकार करने जाते हैं। वो लोग पानी में मजा कर रहे होते हैं, तभी बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम डरावना हो जाता है। पानी में एक बहुत बड़ी और खूंखार शार्क आकर उन पर हमला कर देती है। शार्क एक लड़के को पूरा का पूरा निगल जाती है और दूसरे स्वीडिश लड़के का पैर घुटने से नीचे पूरी तरह से चबा जाती है। जब लोग उन्हें बाहर निकालते हैं तो चारों तरफ खून ही खून होता है। क्रिस्टो डर और दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहा होता है। आइलैंड पर कोई डॉक्टर या दवाई नहीं थी। अब यहाँ इन लोगों का असली और बेरहम चेहरा सामने आता है। ये लोग इतने मतलबी होते हैं कि वो नहीं चाहते कि इस जख्मी लड़के के रोने और चीखने की आवाज से उनका बीच का मजा खराब हो। साल और बाकी लोग फैसला करते हैं कि इस क्रिस्टो को जंगल के एक सुनसान कोने में एक टेंट के अंदर डाल दिया जाए, जहां ये अकेला तड़पता रहे ताकि बाकी लोग बीच पर चैन से पार्टी कर सकें। रिचर्ड ये देखकर अंदर से कांप जाता है कि ऊपर से हंसने वाले ये लोग अंदर से कितने बेहतरीन दरिंदे हैं। एक दिन साल को खबर मिलती है कि बाहर से कुछ नए लोग, वही अमेरिकन लड़के जिन्हें रिचर्ड ने नक्शा दिया था, मरीन पार्क के पास बोट लेकर घूम रहे हैं और इस आइलैंड पर आने की कोशिश कर रहे हैं। साल समझ जाती है कि रिचर्ड ने बाहर किसी को मैप दिया था। साल रिचर्ड को अकेले में बुलाती है और उस पर गुस्सा होती है, पर वो एक शातिर चाल चलती है। साल रिचर्ड को कहती है कि अगर तुम इस आइलैंड पर रहना चाहते हो तो तुम्हें जंगल के बॉर्डर पर जाकर उन अमेरिकन लड़कों पर नजर रखनी होगी और उन्हें अंदर आने से रोकना होगा। रिचर्ड को अकेला जंगल के अंधेरे में भेज दिया जाता है। कई दिन और रातें जंगल में अकेले रहते रहते बिना किसी से बात किए रिचर्ड का दिमाग पूरी तरह से साइको हो जाता है। उसके अंदर का आम इंसान मर जाता है। वो पेड़ों से बातें करने लगता है, अपने जिस्म पर मिट्टी और पौधों का पेंट लगा लेता है और उसे मरे हुए डैफी का भूत दिखने लगता है जो उसे दुश्मनों को मारना सिखाता है। रिचर्ड खुद को एक वॉयलेंट वीडियो गेम का कैरेक्टर समझने लगता है। वो जंगल के उन थाई गुंडों के ठिकाने पर चुपके से जाता है, उनके खाने की चोरी करता है और उनके हथियारों को देखता है। वो एक आम लड़के से एक खूंखार जंगल का भूत बन चुका था। वो अमेरिकन लड़के आइलैंड पर कदम रख देते हैं और उन्हें लगता है कि वो जन्नत में आ गए हैं, पर जैसे ही वो गांजे के खेत से गुजर रहे होते हैं, थाई गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। रिचर्ड जंगल के पीछे से चुपचाप देख रहा होता है। गुंडे बिना कोई रहम दिखाए उन अमेरिकन लड़कों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और उन्हें वहीं जिंदा काटकर मौत के घाट उतार देते हैं। गुंडे उनकी लाश की तलाशी लेते हैं और उन्हें वही नक्शा मिल जाता है जिसे रिचर्ड ने बनाया था। गुंडे गुस्से में पागल हो जाते हैं और उन लड़कों की लाश लेकर सीधा इस खुफिया कम्युनिटी के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां बाकी सारे लोग आराम से बैठे थे। गुंडों का बॉस उन लाशों को उनके सामने फेंकता है। सारे लोग डर के मारे कांपने लगते हैं।
गुंडे का बॉस साल के सामने एक लोडेड गन रखता है और रिचर्ड की तरफ इशारा करके कहता है, इस लड़के ने हमारा राज बाहर बांटा है। अगर तुम सबको इस आइलैंड पर रहना है तो साल, तुम अपने हाथ से इस रिचर्ड का भेजा उड़ा दो, तभी हम तुम सबको जिंदा छोड़ेंगे। साल, जो इस आइलैंड की जन्नत और अपने सुकून को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, वो बिना एक सेकंड सोचे गन उठाती है, रिचर्ड के माथे पर तानती है और ट्रिगर दबा देती है। गुंडे के बॉस ने चेक करने के लिए गन खाली रखी थी, पर साल ने तो सच में रिचर्ड को मारने के लिए ट्रिगर दबा दिया था। ये देखकर कम्युनिटी के बाकी लोगों की आंखें खुल जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इस जन्नत को बचाने के चक्कर में वो लोग इंसान से जानवर बन चुके हैं। सभी लोग वहां से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। रिचर्ड, 18 और फ्रांसवा इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हैं, गुंडों को जंगल में चकमा देते हैं और समुंदर के किनारे खड़ी एक बोट को चुराकर उस खूनी आइलैंड से हमेशा के लिए भाग निकलते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि कुछ साल बीत चुके हैं। रिचर्ड वापस अमेरिका आ गया है और एक आम दुनिया में रह रहा है। वो एक साइबर कैफे में बैठा होता है और अपना ईमेल खोलता है। उसे फ्रांसवा की तरफ से एक ईमेल मिलता है जिसमें उनके आइलैंड के शुरुआती दिनों की एक खूबसूरत ग्रुप फोटो होती है जिसमें सभी लोग खुश थे। रिचर्ड उस फोटो को देखकर मुस्कुराता है और इसी के साथ ये मेगा लॉन्ग, डिटेल्ड और धांसू मूवी यहीं खत्म होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो।